anxiety. How you have overcome from an introvert person to become a public speaker? एंजाइटी को खत्म करके आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन आप थे, सो कैसे उसको आपने ओवरकम किया एंड आप एक पब्लिक स्पीकर बन पाए? बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा पूछा आपने, बिकॉज स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस आउटब्रेक हम लोग देख रहे हैं कि लोगों की जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है, जो मेंटल हेल्थ है, वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हो रही है. एंड आई वुड से कि वन ऑफ द इंटीग्रल पिलर्स ऑफ द साइकोलॉजिकल हेल्थ is that of anxiety, is that of depression, जो कि I think most of the people suffer from, especially in the world of today. तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजों को फेस कर रहा है, और स्पेशली एंजाइटी आई वुड से, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इसका सबसे बड़ा कारण तो होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. मैं सब लोगों के लिए नहीं कह सकता, बिकॉज हर किसी के अपने डिफरेंट रीजंस होते हैं, डिफरेंट आई वुड से कारण होते हैं जिनके कारण कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न्स या साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस कर रहा होता है. बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये जो साइकोलॉजिकल वेलबींग के इश्यूज है, लाइक डिप्रेशन और एंजाइटी और डिस्ट्रेस, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से ही बाहर आते हैं. कई लोगों को लगता है कि दे आर नॉट वेल इनफ, कई लोगों को लगता है कि दे आर नॉट अपियरिंग टू बी इनफ, कई लोगों को लगता है कि डू दे इवन मैटर और नॉट. और ऐसे ही जो कह सकते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो धीमे धीमे बढ़ते जाते हैं एंड इवेंचुअली दे टेक अ फॉर्म ऑफ समथिंग एज हजार्डस एज डिप्रेशन और एंजाइटी. तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हाउ डू वी कम आउट ऑफ दैट, और फॉर द वेरी लीस्ट पहला स्टेप कौन सा है जो कि हम लोग को लेना चाहिए इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ दैट स्फीयर ऑफ एंजाइटी और टू मेक योरसेल्फ कॉन्फिडेंट इन जनरल, ताकि आप एटलीस्ट उस डिप्रेशन से बाहर आ सकें. मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो एक कारण है हमारे डिप्रेशंस का या एंजाइटीज का या किसी भी मेंटल हेल्थ इशू का, वही उस चीज का सोल्यूशन भी है, जिसपे अगर आप काम करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. एंड जो डिप्रेशन और एंजाइटी और साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उनका सबसे बड़ा कारण है लिविंग ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड फॉरगेटिंग अबाउट द इंटरनल वर्ल्ड. होता क्या है कि आजकल इनफैक्ट जब मैं यंगस्टर्स को एड्रेस कर रहा होता हूँ अपने सेशंस या वर्कशॉप्स में, और ये मैं सिर्फ आपको इंडिया का नहीं बता रहा हूँ, आप किसी भी कंट्री के यंगस्टर्स को ले लीजिए, मैंने ये चीज सब में कॉमन देखी है कि हर एक युवा इंसान सिर्फ और सिर्फ बाहरी दुनिया पर ज्यादा फोकस्ड है. उनको इस बारे में ज्यादा चिंता है कि वो इंस्टाग्राम पे कैसे दिख रहे हैं, उनकी फेसबुक के पोस्ट पे लाइक्स आए कि नहीं, वो कह सकते हैं उनका रिलेटिव उनको एक अच्छे इंसान के तौर पे परसीव करता है कि नहीं, उनके दोस्त उनसे बात करना चाहते हैं कि नहीं. एक्सटर्नल वर्ल्ड पे उनका ज्यादा फोकस है एज कम्पेयर टू हु दे आर एज देयर ओन, हु दे आर एज अ पर्सन. उनको ये नहीं पता होगा कि उनमें क्या कमियां हैं, उनमें क्या खामियां हैं, उनकी खुद की क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, लेकिन वो दुनिया के बारे में आपको 1 घंटे तक बैठ के सारी गलत चीजें, सारी कमियां, सारे इश्यूज बता देंगे. And that is the root cause of all the psychological issues that you're facing, because lack of confidence दरअसल आता ही आपके अंदर इस कारण से है कि आपको खुद के बारे में कुछ पता नहीं होता. You do not know who you are as a person. So, absolutely. How much marks or high-end degree matters to be successful in life? कई लोगों का ये सवाल है, काफी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि जो मार्क्स हैं या फिर डिग्री जो आपकी है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके करियर सक्सेस में. आप क्या कहना चाहते हैं इसको? मेरा इसके ऊपर एक थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर होने वाला है, जिससे आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वुड अग्री और नॉट, बट ये मेरी पर्सनल आई वुड से आइडियोलॉजी है, ये मेरा ओपिनियन है. अगर आप ये कहें कि क्या इंपॉर्टेंस के लिए आपके मार्क्स और आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट है, सक्सेस के लिए या फिर आपके अचीवमेंट्स के लिए, तो मैं कहूंगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आपके मार्क्स और आपकी डिग्री और आपके जो भी कह सकते हैं अकेडमिक चीजें हैं, वो आपकी सक्सेस की जर्नी में 0% इंटीग्रल इंपॉर्टेंस प्ले करती है. ये मेरा क्लियर कट आंसर है. लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्टेड साइड भी है जिसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास 8 का बच्चा कह दे कि भैया मुझे तो एक यूट्यूबर बनना है, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर आज से बैठ जाता हूँ. या अगर आप अपना बैचलर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कहते हैं यार मुझे तो कुछ और करना है, तो मैं डिग्री को छोड़ देता हूँ और बस अपने जो भी ये पैशन है, जो भी गिटार बजाने का पैशन है या डांस करने का पैशन है, इसकी तरफ लग जाता हूँ. अगर आप सच में इतने रिसोर्सफुल हैं कि आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ योर पैशन इवन इफ यू आर इन क्लास 8 और क्लास 9, और आपके जो फोक्स है वो भी आपको इस चीज में सपोर्ट कर रहे हैं, देन दैट इज फाइन. आई गेस दैट इज योर लाइफ चॉइस, बिकॉज ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं. बट मेरा ये कहना है कि जस्ट फॉर दैट सिक्योरिटी, जस्ट फॉर दैट सेफ्टी नेट, आपका जो अकेडमिक ऑब्लिगेशन है उन पे गिव अप मत करिए. अब जैसे कि मैं खुद एक ऑथर हूं, तो मैं लिटरेचर की फील्ड से कुछ एग्जाम्पल उठाना चाहूंगा. चेतन भगत और दुर्जोय दत्ता जैसे ऑथर्स जो कि वर्ल्ड रिनोन्ड लिटरेरी पीपल हैं, जो कि ना जाने कितनी बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स लिख चुके हैं,
इवन दे आर अकेडमिकली क्वालिफाइड। अगर आज वो लिटरेचर की फील्ड छोड़ के कोई इंजीनियरिंग की फील्ड में जॉब पकड़ना चाहते हैं, दे कैन डू दैट। उनके पास उसका एक्सपीरियंस है, उनके पास उनकी डिग्री है, उनके पास एक अकेडमिक बैकिंग है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने क्रिएटिव पैशंस में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि दे फॉरगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक बैकिंग इन देयर लाइफ। तो मेरा ये कहना है कि इंटीग्रली शायद आपके मार्क्स की बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस आपके सक्सेस में ना हो, बिकॉज इवन मैं भी 12th तक साइंस विद बायोलॉजी लिया था, एंड दैट इज नॉट प्लेइंग एनी रोल इन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, बट स्टिल आई एम proud to have been a student of science, and I'm happy कि अभी अपना प्रोफेशनल काम करते हुए भी, इंटरनेशनल टॉक्स और सेशंस देते हुए भी, नॉवेल्स लिखते हुए भी मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ। आई एम अ मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट, और भले ही मैं अपनी वर्क ऑब्लिगेशंस पे ध्यान दे रहा हूँ, अपनी क्रिएटिव ऑब्लिगेशंस पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपनी एकेडमिक ऑब्लिगेशंस पे गिव अप नहीं कर रहा हूँ। इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग, इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग दोस स्फीयर्स ऑफ योर लाइफ एज वेल। How much courage is important to start new things to be a better version? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिम्मत बहुत ज्यादा चाहिए अगर आप कोई नई चीज करना चाहते हैं लाइफ में। वो कितना इंपॉर्टेंट है? How courage अगर plays आपके an important role? पास, yeah, of course, courage does play a very integral and an important role in starting something new. अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं तो करेज का डेफिनेटली एक अनडिनाइबल कह सकते हैं इंटीग्रल एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट एट द मोमेंट अगर आपके पास इवन 1% या 0.1% का भी करेज है लेकिन 100% का फेथ है, आई कैन अश्योर यू कि whatever you are embarking on, you will reap the reward of success. You will reap the reward of your efforts out of it for sure. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कई बार लोगों के पास करेज तो बहुत होता है, लोगों के पास कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है इन रिगार्ड्स टू व्हाट दे आर डूइंग, लेकिन उनके पास फेथ नहीं होता अपने आप को ही लेकर। उनके पास शायद इस बात का करेज है और एक्सपीरियंस है कि हाँ मैंने जो भी पढ़ा है मैंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ पढ़ा है, मुझे उसके बारे में 100% नॉलेज है, बट उनको इस चीज पे विश्वास नहीं होता, उनको इस चीज पे खुद पर फेथ नहीं होता कि मैं इस चीज को एक रियलिटी में टर्न कर सकता हूँ, मैं इस गोल को या इस एम को एक रियलिटी में टर्न कर सकता हूँ, मैं इस ड्रीम को एक रियलिटी में टर्न कर सकता हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका सारा करेज, आपका सारा एक्सपीरियंस, आपका सारा कॉन्फिडेंस जो है वो तो पानी के साथ बह जाता है। सो आई वुड से दैट करेज इज a very important force when it comes to starting something new. करेज के बिना आप कुछ शुरू नहीं कर सकते, करेज के बिना आप कुछ इनिशिएट नहीं कर सकते, बट देन एट द सेम टाइम जो फेथ होता है, एंड स्पेशली सेल्फ फेथ, अपने ऊपर फेथ होना, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर फेथ होना, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फेथ होना, वो कहीं ना कहीं करेज से या एक्सपीरियंस से भी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So that would be my 2 cents on this question. How to overcome from overthinking? So मैं तो अभी भी इसी आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ कि ओवर थिंकिंग, जिसको काफी एक नेगेटिव डेफिनेशन दे दी गई है, दरअसल ओवर थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट है, एक आइडियोलॉजी है जिसके चलते हुए लोग दुनिया भर की चीजों को, अपनी इंटरनल फोर्सेस को, बाहर की एक्सटर्नल फोर्सेस को ओवर एनालाइज करते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, मेरे इनपुट्स इस बारे में यही रहेंगे कि rather than considering it as something way too negative, rather than thinking कि ये बहुत ही ज्यादा problematic force है, आप ये सोचिए कि this can in fact be a beneficial force for you, जहां लोग अपने बारे में एक बात भी नहीं समझ पाते या दुनिया के बारे में छोटी सी बात को भी एनालाइज नहीं कर पाते। You have the strength, आपके पास शक्ति है ये कि आप दुनिया की हर एक चीज को, अपने बारे में हर एक चीज को एनालाइज कर सकते हैं as high as the sky and as deep as the ocean. आप चीजों को ओवर एनालाइज कर सकते हैं बियॉन्ड द ऑर्डिनरी बाउंड्रीज, बिकॉज जहां पे बाहरी ऑर्डिनरी लोगों की माइंडसेट बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं संकीर्ण रहता है, बहुत ही स्पेसिफिक रहता है, बहुत ही छोटा रहता है, यू हैव द एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंडसेट कि आप जो नॉर्मल चीज है, जो नॉर्मेलिटी है, उसके बियॉन्ड जाके भी चीजों को एनालाइज कर पा रहे हैं, उसके बारे में थिंक कर पा रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कह सकते हैं इंडिपेंडेंट कह लिया जाता है, मैं उन लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट कहूंगा। कहीं कहीं पे लोगों को बहुत ज्यादा एरोगेंट कह दिया जाता है, मैं उन लोगों को rather than considering it as a weakness कहूंगा कि they are let's say very confident, they are very much specific to what they want to do, they just have a certain way of life. तो या तो आप इसको एक वीकनेस के तौर पे टर्म कर सकते हैं, या तो आप इसको अपने लिए एक स्ट्रेंथ के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं, एंड आई वुड से दैट द लैटर इज मच बेटर देन द फॉर्मर। तो मेरे हिसाब से ओवर थिंकिंग को आप एक स्ट्रेंथ के तौर पे लीजिए, चीजों को ओवर एनालाइज करके अपना ही आप आई वुड से कि फायदा करिए, बिकॉज दैट इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। एज अ यूथ, व्हाट मैसेज यू वांट टू कन्वे टू ऑल द यूथ्स out there who are getting distracted because of many things?
सो दे कैन फोकस ऑन देयर गोल्स, आई मीन अपने गोल को कैसे वो निर्धारित करें? तो सबसे पहले तो आपको यही सोचना जरूरी है कि ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें आप सच में खुद को देखना चाहते हैं, जिसकी तरफ सच में आपका पैशन है, जिसकी तरफ सच में आप एक इंक्लिनेशन फील करते हैं। जस्ट बिकॉज आपने 12th तक कॉमर्स ली है, इसका मतलब यही नहीं है कि आपको अकाउंटेंसी की ही फील्ड में जाना है या आपको इकोनॉमिक्स की फील्ड में जाना है। शायद आप एक बहुत ही अच्छे राइटर बन जाए, शायद आप एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन बन जाए, वट एवर इट माइट बी, बट यू हैव टू मेक द डिसीजन अबाउट योर गोल बेस्ड ऑन योर पैशन, एंड दैट इज ओनली द 50% ऑफ इट, दैट इज ओनली द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई आंसर। पैशन आपने सोच लिया, अपना पैशन के बेसिस पे आपने 50% अपना गोल डिसाइड करा। अब जो रेस्ट ऑफ द 50% है ना, वो आपको अपने स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे डिसाइड करना है। बट समझना यहाँ पे ये जरूरी है कि डिसीजंस आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन के बेसिस पे मत लीजिए। 50% आपका पैशन होना चाहिए और 50% आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो अपने एम्बिशंस को आप सबसे पहले रियलाइज करिए, फिर अपनी स्ट्रेंथ्स और शक्तियों को एनालाइज करिए, फिर उनके कॉम्बिनेशन से आप अपनी जिंदगी का फाइनल डिसीजन लीजिए रिगार्डिंग विच कोर्स यू वांट टू टेक, विच डिग्री यू वांट टू ऑप्ट फॉर, विच करियर यू वांट टू स्टार्ट, एंड व्हाटएवर द डिसीजन माइट बी। काफी सारे जो यूथ है ना, वो क्या करते हैं, वो नोवेल पढ़ना तो चाहते हैं बट दे डोंट नो द राइट वे टू रीड द नोवेल। कैसे अच्छे तरीके से उसको पढ़ा जाए। 2 दिन नोवेल पढ़ी, 2-4 पन्ने पढ़े और छोड़ दिया। या फिर कई लोग कहते हैं कि मेरे पास इतनी सारी अभी कोर्सेज की बुक्स भी हैं, तो मैं नोवेल कैसे पढूं? आप ये कैसे सिखाओगे लोगों को कि नोवेल कैसे पढ़ी जाती है और कैसे उसको हम अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें? कई बार क्या होता है कि जो आपके दोस्त लोग हैं वो आपके रिकमेंडेशन पे 2-3 बुक्स पढ़ना तो शुरू कर देंगे, बट उनको कंटिन्यू नहीं करते। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि आपने तो अपने लेट्स से आइडियोलॉजी, अपनी प्रेफरेंसेस, अपने लेट्स से लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस पे जो आपने बुक पढ़ी थी वो आपको अच्छी लगी और आपने वही सजेस्ट कर दी। लेकिन आप ये थोड़ी कह सकते कि आपके दोस्त की भी वही प्रेफरेंसेस होंगी, वही लाइक्स और वही डिसलाइक्स होंगी। दरअसल आंसर इस बात का तो क्लियर ये है कि जब नॉवल पढ़ने की बात आती है, जब कोई बुक पढ़ने की बात आती है, आपको ये समझना जरूरी है कि ऐसी कौन सी कैटेगरी है, ऐसी कौन सी थीम है, ऐसी कौन सी आई वुड से जॉनर, जैसे आई थिंक वन ऑफ आवर कमेंटर इज मेंशनिंग, राइट, वो आपके प्रेफरेंस का है कि नहीं, आपकी खुद की प्रेफरेंसेस है क्या। आपको ये समझने की जरूरत है इन ऑर्डर टू डिसाइड कि वेदर यू कैन इवन कंटिन्यू विद अ बुक और नॉट। मैंने पढ़ना शुरू करा, मैं उसके 2 पेजेस भी नहीं कंटिन्यू कर पाता। वहीं पे जब मैंने खुद की कोई अपनी एब्सोल्युटली, बिकॉज आप किसी और की प्रेफरेंसेस, किसी और के लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस पे अपने लिए बुक चूज कर रहे हो। और वहीं पे अगर मैंने अपनी जो कह सकते हैं जो पसंदीदा जॉनर्स हैं, जो पसंदीदा कैटेगरीज और थीम्स हैं, उनके बेसिस पे अगर कोई बुक चूज करी तो मैं शायद एक दिन में क्या 2 दिन में 2 बुक्स खत्म कर लूं। सो इट इज ऑल अबाउट चूजिंग द राइट सब्जेक्ट, choosing the right content, choosing the right genre, choosing the right category as per your own preferences. अगर आप किसी और की preferences के basis पे choose करेंगे, I can assure you कि कभी कभार ऐसा होगा कि you will be able to get hooked to it. Otherwise, you will feel distant with it all the time. आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी और के लिए ही बस ये बुक रीड कर रहे हैं या किसी और के लिए आप ये शो देख रहे हैं। So basically, अभी मैं एक last question आपके सामने रखना चाहता हूँ, that what is the biggest learning you can share with our youth from your journey? इसका क्लियरेस्ट आंसर यही मैं देना चाहूंगा कि कई लोग जो कि अपने काम में लगे रहते हैं 24 घंटे, दे कैन ऑल्सो बी वेरी अनहैप्पी। कई लोग जो बिलियनर बनना चाहते हैं बट वो बिलियंस कमाने के बाद भी अनहैप्पी रह जाते हैं। कई लोग जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स को और फैमिली को ही वैल्यू करते हैं, वो लोग भी अनहैप्पी रह जाते हैं। ऐसा आपको पता है क्यों होता है? क्योंकि लोग ये सोच लेते हैं कि या तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सोशल लाइफ पे फोकस कर सकता हूँ, या तो सिर्फ और सिर्फ मेरी जो सोशल लाइफ है उसकी वैल्यू है, या फिर मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कर सकता हूँ। अगर मैं प्रोफेशनली कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे अपने दोस्तों से, पूरी दुनिया, दीन जहान से अलग हो जाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि लोग ये बात सोच लेते हैं कि इफ यू आर कॉट अप इन वन थिंग देन दैट इज द ओनली थिंग व्हिच यू शुड बी कॉट अप इन। अब ऐसे में होगा क्या कि सोसाइटी ने जो स्ट्रक्चर आपके सामने लेट्स से प्रेजेंट करा था कि तुम्हें जिंदगी ऐसे जीनी है, इन आइडियल्स के बेसिस पे जीनी है, आप शायद उस स्ट्रक्चर को तो फॉलो कर लेंगे, उस स्ट्रक्चर को तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो आपके इंटरनल एम्बिशंस, इंटरनल पैशंस हैं, वो वैसे के ही वैसे रह जाएंगे। जो ये आइडियोलॉजी होती है कि देयर इज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग, अगर मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करना है, अगर मैं अभी लेट्स से जॉब ढूंढ रहा हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जॉब पे फोकस करना है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल इन अ पर्सन्स लाइफ।
अगर मैंने भी 12th क्लास में बोर्ड्स की पढ़ाई करते हुए, स्कूल का हेड बॉय होते हुए अपनी पहली किताब लिखी थी, देन दैट वाज बिकॉज मैंने ये माना था कि मेरी उम्र जो भी हो, मेरी लेट्स से एकेडमिक या प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस जो भी हो, मुझे अपने क्रिएटिव पैशंस पर भी ध्यान देना है. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अबाउट focusing on one thing or focusing on that thing or focusing only on a specific thing. It is about managing. It is about creating time for everything as much as possible. लेकिन अगर in general bigger picture की कोई आपके पास goals और aims हैं, तो उन पे भी तो धीमे धीमे काम करना होगा ना. It is only you who can turn that into a reality. So have faith in the fact कि there is no right time for the right thing. You are the only person जो कि हर चीज के लिए right time create कर सकता है. और बात आती है अपना फोकस और कंसंट्रेशन मेंटेन करने की, कि वो कैसे करें, कैसे जो आपने कई सारे लेट्स से हार्मफुल एलिमेंट्स पहले मेंशन करे थे उनसे कैसे दूर रहें, अपने गोल्स और एम्स पर ही फोकस्ड रहें. तो इसका क्लियरेस्ट आंसर यही है कि रेगुलर बेसिस पे अपने आप को रिमाइंडेड रखिए इस बारे में कि व्हाई डिड यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाट वर यू स्ट्राइविंग फॉर, What was the let's say the causing force जिसने आपको इस काम को शुरू करने के लिए, इस पढ़ाई को शुरू करने के लिए, इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए इन्विगोरेट करा था, कंपेल करा था. और अपने दिमाग को उस चीज के बारे में, उस कॉज के बारे में, उस रीजन के बारे में रेगुलर बेसिस पे रिमाइंडेड रखिए. उसी से आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे. और जैसे ही आप इवन अगर एक महीने भी कंसिस्टेंट हो गए ना किसी चीज को लेके, आई कैन अश्योर यू कि धीमे धीमे वो आपकी वे ऑफ लाइफ बन जाए.